हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर उत्पादन एवं पूर्ति। तो इसमें देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है। तो जो सीमांत लागत है MC वह औसत लागत यानी कि AC से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो वह है आर्थिक लागत, इसका वैकल्पिक नाम है। अगर दूसरा यहाँ नाम रहे तो हस्तांतरण लागत भी कहा जाता है इसे, हस्तांतरण लागत, हस्तांतरण लागत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33 नंबर, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। स्थिर लागत बढ़ जाती है उत्पादन बंद कर देने से, तो यह गलत है। उत्पादन बंद तो स्थिर लागत तो स्थिर रहेगा। दूसरा, परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है, तो कम कैसे होगी, अगर उत्पादन बंद कर देंगे तो कम नहीं होगा। तीसरा, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं, तो यह राइट आंसर है। जो परिवर्तनशील लागत है जैसे कच्चा माल का लागत हो गया, श्रम का लागत हो गया, अगर उत्पादन नहीं हो रहा तो सब शून्य हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव है, तो कौन सा स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत में पड़ता है। केवल परिवर्तनशील लागत पर पड़ता है, केवल स्थिर लागत पर पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा परिवर्तनशील लागत पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है तो श्रम और कच्चा माल को बढ़ा देंगे, मशीन तो वही रहेगा हमारा, तो इसीलिए परिवर्तनशील लागत पर पड़ता है प्रभाव। 35 नंबर देखे क्वेश्चन, तो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर खाली स्थान होता है, तो क्या होता है, इसे चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। यह हमारा है XH YH, यहाँ देख लेते हैं हम लोग TFC, और यह है हमारा TVC। तो इसमें कुछ पूछ रहा है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ, तो उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर, तो यहाँ कुल स्थिर लागत पूछ रहा है, तो हम लोग कुल लागत पहले बना लेते हैं। यह है हमारा, यह TC हमारा, तो कुल लागत हो गया और कुल स्थिर लागत, तो ये दोनों का अंतर जो है वह क्या होता जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रारंभ में इतना था, फिर बढ़कर इतना हो गया, तो यह बढ़ता जा रहा है, और यह हमारा होता है TVC। तो यह अंतर जो है वह बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी, बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। ऑप्शन है, बीमे की प्रीमियम स्थिर लागत है, ब्याज स्थिर लागत है, फैक्ट्री की किराया स्थिर लागत है, कच्चे माल की लागत जो है वह परिवर्तनशील लागत है। इसका आंसर होगा सी नंबर। 37 नंबर है, मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सामान्य लाभ, व्यक्तिगत व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर, उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में अधिक परिवर्तन होने से वृद्धि होने से क्या होता है, तो वृद्धमान पैमाना का प्रतिफल इसे कहा जाता है। 39 नंबर देखें, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो AC = TFC माइनस TVC होता है, तो यह गलत है। AC = AFC + AVC होता है, यह भी गलत है। तीसरा है AC = AFC + AVC होता है, तो यह गलत है, यह सही, ऑप्शन नंबर 4। AC = AFC + AVC होता है, यहाँ पे TVC दिया था इसीलिए यह गलत हो गया, AVC होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अवसर लागत क्या है। तो इसका वह विकल्प जिसका परित्याग किया गया तो सही है। खोया हुआ अवसर, यह भी सही है। हस्तांतरण है, यह भी सही है, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका आंसर। 41 नंबर है, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो U आकार का होता है, क्योंकि औसत लागत की रेखा को देखे होंगे तो कुछ इस टाइप का बनता है AC, जो कि U टाइप का रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर, उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपये है और 5 इकाइयों की औसत परिवर्तनशील लागत 40 रुपये है, तो 5 इकाई की औसत लागत क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 60 रुपये। आप इसे निकाल कर देख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए, यानी कि कौन सा सही है, तो इसका होगा TVC = TC - TFC,
क्योंकि TC जो होता है वह किसके बराबर होता है, TVC प्लस TFC के बराबर होता है। तो यहाँ पे निकालना है TVC, तो TC में TFC को माइनस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है परिवर्तनशील लागत क्या फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला औसत परिवर्तनशील लागत का फॉर्मूला, तो TVC डिवाइड बाय Q, तो यह निकल जाएगा परिवर्तनशील लागत का। 45 नंबर है फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होता है, तो जहाँ MR इक्वल टू MC हो तो सही है, MC वक्त जो MR को नीचे से काटती है तो यह भी सही है, ऑप्शन नंबर C सही है, A तथा B दोनों। 46 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, तो AR स्थिर रहता है, MR स्थिर रहता है, यानी कि AR और MR दोनों, जो कि कुछ इस टाइप का बनता था AR और MR। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो AR जो है MR के बराबर हो जाता है। अगला 48 नंबर है एक वस्तु की 5 इकाई बेचने पर कुल संप्राप्ति जो है रेवेन्यू 100 है, और 6 इकाई बेचने पर सीमांत रेवेन्यू 8 हो जाता है, 8 रुपये। तो इकाइयाँ किस कीमत पर बेची जाती है, तो वह होगा 18 रुपये पर। अगला क्वेश्चन हमारा MR प्रदर्शित किया जाता है तो कौन सा फार्मूला के द्वारा, तो चेंज इन TR डिवाइड बाय चेंज इन Q। इसका अगर दूसरा लिखे तो TRN माइनस TRN माइनस 1 दूसरा फार्मूला आता है MR का। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 50 नंबर, तो क्वेश्चन है चित्र निम्न चित्र किस बाजार को प्रदर्शित करता है, तो यह चित्र जो है वह एकाधिकार को प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ एकाधिकार बाजार होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित चित्र प्रदर्शित करता है, तो यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो जो पूर्ति वक्र होता है सप्लाई वक्र उसका विस्तार, ऑप्शन नंबर A। 52 नंबर क्वेश्चन है वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने को तैयार होता है, तो उसे पूर्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, तो वह किसी समय अवधि कीमत, यानी कि इनमें से दोनों A तथा B दोनों, ऑप्शन नंबर C। 54 नंबर क्वेश्चन है वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं, तो इसका वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर D। 55 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वस्तु की कीमत एवं उसकी मात्रा के बीच सीधा संबंध पाया जाता है, पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर होता है, पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर D सही है इसका। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन दर्शाता है, तो सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस होता है, ऑप्शन नंबर A। 57 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, पूर्णतः लोचदार जो मांग होता है वह S इज इक्वल टू इन्फिनाइट, अधिक लोचदार 1 से अधिक होता है, पूर्णतः बेलोचदार 0 के बराबर होता है, यानी कि इनमें से सभी सही है, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नांकित चित्र दर्शाता है, तो यह चित्र क्या दर्शा रहा है, तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति को दर्शा रहा है, जो कि ES इज इक्वल टू इन्फिनाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 59 नंबर, तो है ED इज इक्वल टू 0 का अर्थ क्या होता है, अर्थ है कि पूर्ति की लोच जो है वह पूर्णतः बेलोचदार होती है, जिसका चित्र कुछ इस टाइप का बनता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की समय कीमत में 60% वृद्धि होती है परंतु उसकी पूर्ति में जो है वह 5% वृद्धि होती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो बेलोचदार मांग कहते हैं, जो कि 1 से कम होता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखें, तो एक अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति की रेखा की लोच क्या होती है, तो इकाई के बराबर होती है, यानी कि इस तरह बात करें हम लोग पूर्ति, तो यह इकाई के बराबर होता है सप्लाई वक्र का लोच। अगला है जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने से पूर्ति में ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है तो उसे लोचदार पूर्ति की लोच कहा जाता है। 63 नंबर देखें, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन जो है वह कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, तो इसे इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति की लोच कहा जाता है। 64 नंबर देखें हम लोग, तो है यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% वृद्धि हो तो इसे बेलोचदार पूर्ति की लोच कहा जाएगा, क्योंकि यह
कीमत से कम परिवर्तित हुआ है। तो अब हम आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन है, साधन की एक इकाई बढ़ाने पर टीपी में होने वाली वृद्धि खाली स्थान कहलाती है। तो इन सभी का मैं आंसर बताऊंगा नहीं, इसे आप कमेंट में आंसर लिखिएगा, मैं इसे क्वेश्चन सिर्फ समझा देता हूँ। तो जो साधन की एक इकाई बढ़ाने से टीपी में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन को खाली स्थान कहा जाता है। तो अल्पकालीन जो उत्पादन फलन है उसे क्या कहा जाता था। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का भी कमेंट में लिख सकते हैं, क्या कहते हैं दूसरा नाम उसका। तीसरा, सीमांत लागत केवल खाली स्थान लागतों पर निर्भर करता है। जो सीमांत लागत है वह किस कारक पर लागत पर निर्भर करता है, परिवर्तनशील लागत या फिर स्थिर लागत पर। चौथा क्वेश्चन है, उत्पत्ति के प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं। तो आप बता सकते हैं उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में AR इज इक्वल टू क्या होता है। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उसमें AR इज इक्वल टू क्या होता है यह बताना। इसे तो मैं कई बार चित्र के द्वारा बताया हूँ। AR इज इक्वल टू क्या होता है यह चित्र के बारे में बताना है। AR इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा सो बताना है। छठा नंबर, उत्पादन की एक इकाई की बिक्री में वृद्धि से आय में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। तो इसे भी सिंपल है, यह बता सकते हैं आप कमेंट में। सातवां नंबर, सम विच्छेद बिंदु जो होता है सम विच्छेद बिंदु पर MR जो होता है वह किसके बराबर होता है। तो MR इक्वल टू क्या होता है, जब संतुलन होता था यहाँ पे, जो यहाँ संतुलन होता था कोई भी फर्म, तो यह MR इक्वल टू क्या होता था यहाँ पे, उसका पहला शर्त बताना है। आठवां क्वेश्चन देखें, पूर्ति के नियम जो है वह कीमत एवं वस्तु के बीच कौन सा संबंध को बताता है। तो इसमें दो ऑप्शन दे देते हैं मैं, धनात्मक या फिर ऋणात्मक संबंध को बताता है, या कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, जब ES यानी कि पूर्ति की लोच जो है वह इन्फिनाइट होती है तो पूर्ति वक्र जो है वह x अक्ष के खाली स्थान होता है। तो इसका क्या होगा, x अक्ष के क्या होता है पूर्ति वक्र जो होता है वह, तो आपको बताना है। 10वां नंबर है, दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच जो होती है वह क्या होती है। तो इसे भी कमेंट करके बता सकते हैं आप। धन्यवाद, थैंक्स।